आप सबका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कनेक्टेड एजुकेशन। और ये माई सेल्फ अजीत सिंह, माई सेल्फ अर्शद सिंह। और हम जैसे कि आप देख रहे हैं हम दोनों नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो कि जेई एस्पायर कर रहे हैं। और जितना हमने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में पढ़ के, डांट खा के या जो भी करके, उस उन एक्सपीरियंस से सीख के हम आपको अब यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे। हम आपके लिए क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पूरा सिलेबस लेके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आ रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो क्लास में झिझक महसूस होती थी टीचर के सामने, कई बार आपको लोगों को लगता होगा कि टीचर के सामने यार ये टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीचर के सामने हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती हैं। टीचर के सामने हमको लगता है कि यार अगर हम टीचर से कुछ बात करते हैं, टीचर से कुछ बोलते हैं तो टीचर क्या सोचेगा। टीचर की उम्र हमसे 40 साल ज़्यादा है, टीचर हमारे उम्र का नहीं है, टीचर हमारी बातों को नहीं समझता, टीचर हम किन चीज़ों से समझ सकते हैं ये चीज़ भी नहीं समझता। ये सब दिक्कतें हमको एक स्कूल में या फिर किसी भी एक कोचिंग क्लास में महसूस होती है। हम दो लड़के हैं जैसे कि आप हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जैसे जो दिक्कतें हमने महसूस की थी वो दिक्कत आप महसूस ना करें और आपको भी अच्छे से चीज़ें समझ में आए। सिंपल। So what we are going to do? We are going to do like we are going to provide you an education which is never thought earlier. Like जैसा कि आप देख रहे हैं हम दोनों स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो अलग होता है और जो एक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। स्टूडेंट और टीचर में एक रिस्पेक्टेड सा रिलेशन होता है जो कि मतलब हम झिझकते हैं कि यार इससे क्वेश्चन पूछूँ या नहीं पूछूँ, ये कैसे फील करेगा या फिर ये सोचेगा कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है। वो छोटे से डाउट्स जो आप नहीं पूछते उस समय पे, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये क्या सोचेगा, फिर क्लास क्या सोचेगी। लेकिन आप जब किसी अपने दोस्त के साथ पढ़ रहे होते हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे आप ग्रुप स्टडी करते हो, जैसा कि सब जानते हैं ग्रुप में कोई स्टडी तो होती नहीं है, मस्ती ही होती है बस। लेकिन फिर भी जब आप ग्रुप में स्टडी करते हो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने बैचमेट के साथ, तो आपको फील होता होगा यार यहाँ ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं, और टीचर के साथ नहीं यार पूछना नहीं है, डर लग रही है ये वो। तो यहाँ पर वो मामला नहीं रहे। वो एक डाउट जो आप उस समय डर की वजह से नहीं पूछ पाते हो, फिर वो आपकी लाइफ में ऐसे चलता है कि आप उस पूरे चैप्टर को नहीं समझ पाते, उस चैप्टर को नहीं समझ पाते तो अगले 5-6 चैप्टर नहीं समझ पाते हो, पूरा सब्जेक्ट आपका फिनिश हो जाता है। तो बस वही वो झिझक हटेगी। यहाँ इस वे में कंटेंट डिलीवर होगा कि आपको फील, अरे यार ये आता था, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो आता ही है, मतलब कनेक्टेड फील होगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ कनेक्टेड फील होगा, आपको लगेगा कि डेरिवेशन से लेके फॉर्मूलेज़ तक आपको हर चीज़ में इतने आपको नए तरीके बताए जाएँगे कि आपको फ़ील होगा अरे यार बहुत ईज़ी है, ये करना बहुत ईज़ी है। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। यार कई बार क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ाई को याद करने की कोशिश करते हैं। हम जब भी पढ़ते हैं तो हमको लगता है यार कि एक पढ़ाई एक हवा है, मतलब हमारे सर पे लाद दी गई है यार पढ़ाई। तो कई बार हमको ऐसा महसूस होता है, लेकिन यार ऐसा नहीं। मतलब हम रोज़ के काम करते हैं, हम रोज़ नहाते हैं, रोज़ खाते हैं और बहुत सारे काम रोज़ करते हैं ना यार। ठीक है, तो वैसे हमको पढ़ाई भी रोज़-रोज़ करनी है। हम रोज़ करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ में करेंगे और पढ़ाई को यार एकदम फ़ील करना है, किसी भी चीज़ को याद नहीं करने की कोशिश करनी है, एकदम फ़ील करना है। लगता है कि यार मतलब बहुत ज़्यादा विज़ुअलाइज़ करने की कोशिश करो हमेशा। तो यार एकदम मतलब लगता है कि हर चीज़ सामने घटना घटित हो रही है, तब एकदम पढ़ाई एकदम आसान हो जाती है, सब कुछ आसान हो जाता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम 2 लड़के हैं, हम दोनों ऐसा क्या करने वाले हैं? यहाँ पे टेक्नोलॉजी की आजकल दुनिया और इसमें इतने सारे पढ़ाने वाले, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स, इतनी बड़ी-बड़ी कोचिंग, मल्टी-मिलियनियर का बिज़नेस सेटअप है, और यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है यार जो हम नया करने वाले हैं? तो नहीं, टेक्नोलॉजी हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन, यूट्यूब हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सिर्फ़ एक बोर्ड है, एक सिर्फ एक मार्कर बोर्ड है है, यार 2 और सिर्फ बच्चे, कमरा है। जब 2 बच्चे सिर्फ़ पढ़ा रहे हैं, टीचर भी नहीं है, कुछ इनके पास क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है अभी तक, कोई डिग्री भी नहीं पाए हैं, तो ये क्या करेंगे? तो बस वो उस डाउट को हम क्लियर करना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे। देखिए, पढ़ाई हमने भी उतनी की अभी तक, जितना कि हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो और हमने उस वे में भी पढ़ाई की है कि हमको क्या, जैसे हम दोनों पढ़ाई करते थे, तो जैसे टीचर समझा दिया, कई चीज़ें होती थी कि जो इसको नहीं समझ में आती थी, जो मुझे नहीं समझ में आती थी। तो जब वो मैं इससे पूछता था, तो ये इस वे में बताता था कि मुझे लगता था यार ये तो आता था, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? फिर जब ये मुझसे पूछता था तो इसको लगता था यार ये तो पता ही था। वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना यार, 2 दोस्तों के बीच में या फिर 2 सेम ग्रुप के लोगों में अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर 2 बच्चे हैं तो उनकी आपस में मिलती बनती है, और एक हमारी उम्र का एक बच्चा और एक कोई छोटा-सा बच्चा 4 साल का, उसके बीच में लड़ाई हो जाती है यार अक्सर, तो मिलती नहीं यार। तो अगर उम्र सेम होती है ना 2 लोगों की, तो एकदम उनके बीच में एक मस्त वाली अंडरस्टैंडिंग होती है, एकदम मक्खन अंडरस्टैंडिंग होती है। वो अंडरस्टैंडिंग को अगर हम पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं तो यार एक नया रिज़ल्ट मिल सकता है हमको। और हम ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ आता है, हम भी स्टूडेंट्स ही हैं। हम क्या करेंगे यार कि पढ़ के पढ़ाएँगे। क्योंकि कई बार कई चीज़ें हम लोग को आती हैं, हमने एक्सपीरियंस से अपने बहुत कुछ सीखा, हमने एग्ज़ाम्स भी क्लियर किया, हमने बहुत कुछ किया। उसके बाद में यार क्या है कि हम
नई चीज़ें पढ़ते हैं और हम आपको पढ़ाने की भी कोशिश करें, क्योंकि हमको समझ में आता है ना कि हमको अगर हमने अभी पढ़ा, अभी हमने कल कुछ पढ़ा और हमको वो चीज़ समझ नहीं है, तो हमको पता है कि हमको क्या चीज़ समझ नहीं आई, तो हमको वो भी पता है कि हमको आपको कैसे बताना है उस चीज़ को। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो मैं बस आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक जो भी 11th-12th में हम लोग आए हैं, तो हमको लगता है कि 11th का सिलेबस कितना हार्ड है यार, 12th का सिलेबस कितना हार्ड है यार। तो मैं बस ये अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जब मैं 9th क्लास में था, तो मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। बिलो मतलब बहुत, ये जानता है, मैं बहुत बिलो था, मतलब बहुत नीचे था। तो उस समय मेरे को पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी ही नहीं लगती थी। मतलब मैं ट्राई भी करता था ना कि अगर 1 घंटा पढ़ के बैठ के पढूँ, नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता था। तो और फिर जब जो ड्रास्टिक चेंज, मतलब बस वो जो चेंज आया 10th क्लास के लिए 1 महीने का बोर्ड का छुट्टी मिलती है ना कि आप 1 महीने प्रिपेयर करो। तो उस समय मैंने ट्राई किया कि यार चलो पढ़ते हैं। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई नंबर अच्छे लाने हैं या फिर परसेंटेज अच्छे लाने हैं या कुछ। मैंने सोचा था कि ट्राई करते हैं, एक बार करके देखते हैं। मतलब कि क्या लिखा क्या है बुक में यार, कम से कम ये तो देखें। जब वो 1 महीने पढ़ा, तो बस उस 1 महीने का रिज़ल्ट ही इतना था कि मैं 10th क्लास में मेरे 97 परसेंटेज थे, जो कि उस समय एरिया के हाईएस्ट थे। और मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ कि मैंने अचीव किया है कुछ, कोई छोटी सी बात है, 97% 10th में तो कोई नॉर्मल सी बात है। और तो बस यही। ये बंदा 6 महीने तक पहले तक विश्वास नहीं कर सकता था कि इसके इतने इतने अच्छे नंबर आएँगे या फिर कुछ करेगा ऐसा। इसको खुद पे विश्वास नहीं था और इसने क्या किया, एक जुनून डेवलप किया। इसने ये नहीं कोशिश की कि मुझे बोर्ड फोड़ना है या फिर मुझको ये करना है या मुझको बड़े-बड़े कुछ काम करने हैं। इसने क्या किया कि यार मेरा काम है पढ़ना और मैं अपनी पढ़ाई को अपनी निभाता हूँ। यार तो ये सब कुछ अगर आप लोग भी करते हो ना, मतलब कि हम क्या करें, अपना पार्ट हम करें। और बाकी सब तो अच्छा होगा ही, और पढ़ने के लिए पढ़ो यार कभी भी। एग्ज़ामिनेशंस के लिए तो क्या है यार, एग्ज़ामिनेशंस तो आएँगे और वो क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? तो पढ़ाई को एकदम से अच्छे से एकदम समझो, फ़ील करो पढ़ाई को, मस्ती में ऐसे लेना है, करना है, पढ़ाई को एकदम मस्ती है मस्ती पढ़ाई में यार। लेना है। क्यों मैं हम दोनों भी कोई 14 घंटे 15 घंटे पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। फिर लेकिन फिर भी अगर आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना एक दिन में, 1 घंटा भी, तो मेहनत से पढ़ोगे एकदम पूरी, मतलब बस वही पढ़ना ही है, वो 1 घंटे में बस वही पढ़ना है। तो मैं बता रहा हूँ, आप मेहनत करो, पूरी मेहनत करो जितनी आपसे हो सकती है, और फिर रिज़ल्ट मैटर नहीं करता। मेरे लिए, मेरा हमेशा मैं यही मानता हूँ कि मेहनत मैटर करती है, रिज़ल्ट कभी नहीं मैटर। अगर आप सैटिस्फाई हो कि यार मेरी मेहनत मैटर कर रही है, मतलब हाँ, किया मैंने, फिर भी नहीं हुआ, कोई मैटर ही नहीं करता। मेरे को तो नहीं करता है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। तो एग्जैक्टली फिर ऐसा ही होता है। अगर आप कोई भी बहुत बड़ा एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लेते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपने अपने लेवल की पढ़ाई नहीं की, आपने अपने लेवल की मेहनत नहीं की, तो आपको वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। बड़ा अजीब सा लगता है ना कि यार हमने क्लियर कर लिया, ठीक है यार, आ गया, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हम कुछ काम करें, अगर हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम बहुत अच्छा करते हैं, उसके बाद में वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो एक दिल को सुकून मिलता है ना यार कि हमने ऐसा किया था, कितना अच्छा, मतलब हमने पूरी मेहनत की। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगली बार होगा, कब तक नहीं होगा। तो हाँ, सब सब एकदम फन वे में होगा, मतलब बहुत ईजी रहेगा, आप इतना समझिए। मतलब ऑल इन ऑल एक छोटा कंक्लूजन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं कि दोस्त दोस्त इंट्रैक्शन है, जैसे चार चार जो पल्शन होता है वैसे दोस्त दोस्त इंट्रैक्शन होगा और बहुत फनी वे होगा, मतलब पढ़ाई मस्ती सब चलेगी। और बस यही बताना चाहूँगा, यहाँ क्लास 11th-12th का पूरा डिस्कस होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पूरा डिस्कस। आपका जो भी एम है, बोर्ड या फिर जेई या फिर जो भी आपको फोड़ना हो, जो भी एग्ज़ाम फोड़ना हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड, आप यहाँ लेक्चर्स देख सकते हो, सब देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। ठीक, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स छोड़ के आप 11th-12th या फिर क्लास 10 9 कोई भी क्लास आप चाहते हो कि यार इसका भी लेक्चर यहाँ होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। बायो नहीं यार, बायो हमारा नहीं है, ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड। और बस ट्राई करो कि आप सारे लेक्चर्स देखो, यहाँ जितने 45-50 मिनट के लेक्चर हैं वो देख लो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जितने हम दोनों बताएंगे हो जाएगा, सब हो जाएगा। थोड़ी मेहनत, बस थोड़ी सी मेहनत, फुल मस्ती, बस और कुछ नहीं। और बाकी सिलेबस सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जानना क्या क्या आ रहा है, अगर आपको पता ही नहीं क्या क्या आ रहा है यार, तो फिर पढ़ के ही फ़ायदा। तो बस आज की इस लेक्चर में, इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको हम सिलेबस बताएंगे क्या क्या है इसमें, बोर्ड्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th-12th दोनों, ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं 3 सब्जेक्ट हैं और हम सिर्फ 2 ही हैं, तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है यार। वही बांट लेते हैं, हो जाएगा यार, सब तो कर लेंगे, बांट लेंगे, तो चलो फिर बांट लेते हैं। और फिजिक्स अश्विन भाई, और मैथ्स में केमिस्ट्री अपन दोनों मेरी बात नहीं है, केमिस्ट्री का क्या है, देखो कुछ टॉपिक्स जो है जो मेरे स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा नहीं कि कोई, जैसे मैंने फिजिक्स कह दिया तो मैं केवल फिजिक्स में ही देखूंगा। तो कोई टॉपिक अगर इसको लगता है कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ टॉपिक्स मुझको लगता है मैथ्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे, तो हम उनको बांट लेंगे आपस में, क्योंकि ताकि आप तक बेस्ट पहुंचे, ठीक है ना। ऐसा कोई रूल नहीं हार्ड एंड फास्ट कि यार फिजिक्स में मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों करके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो कई बार मतलब हमको क्या लगता है कि कुछ टॉपिक्स में मेरी अच्छी ग्रिप है, तो उनको मैं आपको तक प्रेजेंट करूंगा। प्रेजेंट करने के लिए अच्छी ग्रिप है, आता तो सब कुछ है, आता तो है ना, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट तो बुक में भी हैं, तो क्यों नहीं पढ़ लेते भाई बुक से, क्योंकि एक
प्रेजेंटेशन जो होता है कि कैसे आपके दिमाग में डालना है वो चीज़ को, तो वो चीज़ मुझे जिस चैप्टर में लगे मेरे लिए बेटर है, उसमें मैं, बाकी उसको लगे हो तो ये इस तरह कर लेंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि हम कोई कार्टून बना के ड्रॉ करके आपको बताएंगे। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए ट्रिग्नो का कोई फॉर्मूला है, या फिर फिजिक्स का कोई डेरिवेशन है, या फिर केमिस्ट्री कोई ऑर्गेनिक कोई मैकेनिज्म है, तो ऐसा नहीं कि यार बुक में जैसा लिखा वैसे ही करना है हमको, या फिर अब ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे, इतने लंबे लंबे से फॉर्मूले ट्रिग्नो में तो आप जानते हैं कि इतने लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं। तो वो सारे चैप्टर में जितने डेरिवेशन है, जितने फॉर्मूले, उनका सबका एक ऐसा वे होगा कि आप याद कर सको, मतलब फॉर्मूले याद कर सको, डेरिवेशन आप दिमाग में रख सको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर याद करने कुछ नहीं, मतलब रटना नहीं है, समझना है, बस समझना है ऐसा। तो बस आज सिलेबस डिस्कस हो रहा है, तो बस अपना बोर्ड और मार्कर अश्विन सर को दे रहा हूँ, सर नहीं मतलब भैया, अश्विन भैया को दे रहा हूँ, और वो फिजिक्स का 11th 12th दोनों सिलेबस आपको समझाएंगे, उसके बाद मैं मैथ्स समझा दूँगा, फिर केमिस्ट्री हम दोनों समझा देंगे। तो बस फिर अगले लेक्चर में जो भी आपको देखना हो, मतलब हम जो दिखाना चाह रहे हैं, जिस वे में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसका लेक्चर अगले वीडियो में आ जाएगा। ओके, बाय सर। तो ये हमारी फिजिक्स। अब पहले जान लेते हैं यार फिजिक्स है क्या। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको फील करना है, पूरा टोटल आपको विजुलाइज करना है यार। हर चीज़ दिखती है फिजिक्स में कि यार ऐसा हो रहा है, मतलब नेचर में हमारे आसपास क्या हो रहा है ना, वो सब कुछ जानना फिजिक्स है। सब कुछ जानना, नेचर में हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसकी वजह से हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सब कुछ जानना फिजिक्स सब्जेक्ट के अंडर आता है। फिजिक्स को अपन बोलते हैं यार, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। तो अपन नेचर के बारे में जानेंगे तो उसको फिजिक्स बोलते हैं। और फिजिक्स को जानने के लिए सबसे पहले यार एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि फिजिक्स की एक लैंग्वेज है। फिजिक्स की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। फिजिक्स की जैसे आप लिपि जानते हो ना, लिपि कौन सी है फिजिक्स की, उसको फिजिक्स को समझाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो है मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि कई बार होता क्या एक्चुअली कि जो हमारे करिकुलम के हिसाब से डिसाइडेड करिकुलम हमारा है, उसमें जो मैथमेटिक्स है, तो जो 12th की एंड की मैथमेटिक्स है ना, वो भी फिजिक्स में यूज़ होती है। और ऐसा ही नहीं कि केवल 12th की मैथमेटिक्स, कई बार तो बीटेक और बीएससी की जो मैथ्स होती है वो भी कई बार फिजिक्स में यूज़ होती है। तो अपन एक बार थोड़ा सा फील लेंगे कि यार कौन कौन सी मैथमेटिक्स हमको यूज़ करनी है फिजिक्स में, ताकि हमारा अगले 2 साल तक काम बनता रहे। तो सबसे पहले अपन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स बाद में हमारे पास में एक सब्जेक्ट आता है, एक ब्रांच आती है फिजिक्स की, जो कि बहुत बड़ी ब्रांच है, उसका नाम मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स के कई सारे टॉपिक्स हैं, मैकेनिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और मैकेनिक्स में हम सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स यार होता है कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है, तो वो चल रहा है, तो उसके चलने की वजह से क्या हो रहा है, वो कैसे चल रहा है, उसके चलने के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, उसके चलने की वजह से क्या क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि चल क्यों रहा है, ऐसा क्या हुआ जो चलने लग गया वो, तो वो चीज़ अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखते हैं कि क्यों चल रहा था, रीज़न क्या था उसके मोशन के पीछे। और उसके बाद अपन वर्क पार एनर्जी देखते हैं। वर्क पार एनर्जी में हम जानते हैं 3 टर्म्स के बारे में फिजिक्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क, पार और एनर्जी। ये तो इसका नाम ही बताता है। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ने के लिए। तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है यार कोई जैसे मार्कर है, ये कोई जैसे डस्टर है, तो इस डस्टर के बारे में हम देखेंगे कि यार इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कई सारे इसमें पार्टिकल्स हैं, तो सारे पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या है वो सब हम जानेंगे। तो वो हम पढ़ते हैं इसमें सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मैकेनिक्स में। रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या होता है कि यार कोई बॉडी अगर किसी कहीं पे रोटेट कर रही है ना, जैसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसमें सारे पार्टिकल्स का बिहेवियर का, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं उनका अलग अलग बिहेवियर होगा। तो वो चीज़ अपन रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन में कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है, सिंगल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, उसका किसी चीज़ के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन नहीं बोलना चाहिए हमको, सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्रेविटेशन आता है। ग्रेविटेशन तो वही है, मार्कर गिरा, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है, ठीक है, ऐसे ग्रेविटेशन है। 2 मास के बीच में जो एक फोर्स लगती है उसको अपन ग्रेविटेशन बोलते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम सॉलिड्स और फ्लूइड की हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सॉलिड्स और फ्लूइड्स का बिहेवियर। तो सॉलिड्स में हमारे पास जैसे सॉलिड है, फ्लूइड हमारे पास पानी है, और हमारे पास तेल है, बहुत कुछ है ना, बहुत सारे, तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स और फ्लूइड्स की अपन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स आता है। वेव्स क्या है? वेव्स होता है कि ऐसे ऐसे देखो वेव्स चलती है ना, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके वेव्स चलती है ना, तो उन वेव्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप का मोशन होता है, उसमें क्या होता है ना, चीज़ें रिपीट करती हैं टाइम के बाद में, ठीक है, वो होता है। और क्या होता है वो अपन जब टाइम आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स और हीट में क्या होता है? थर्मो यानी कि आग, गर्मी, ठीक है। गर्मी की डायनेमिक्स का होता है मोशन, यानी गर्मी चल कैसे रही, हीट कैसे चल रही, हीट का ट्रांसफर कैसे, हीट एनर्जी कैसे फ्लो कर रही, वो सब चीज़ें अपन देखते हैं। तो ये सब जो है जो मेरे लेफ्ट साइड में है, और ये सब 11th का पार्ट है। ये इतनी है फिजिक्स 11th की, ठीक है।
ये एनसीईआरटी की जो 2 किताबों में फिजिक्स है वो इतनी है। उसके बाद हम आते हैं यार 12th पे। तो 12th में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक जो है उसमें हम पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में, चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, चार्ज के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो वो चीज़ अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और कैपेसिटर हमारी एक डिवाइस है जो हमारे पंखों में, हमारे बहुत सारे मतलब मोटर्स में लगती है, ठीक है, और वो होता है कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारी सर्किट में, हर जगह हमारे आसपास चारों तरफ कैपेसिटर्स मौजूद हैं, तो हम उन कैपेसिटर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे घर में बत्ती कैसे, मतलब लाइट कैसे आ रही है, यार थोड़ा सा गाँव लैंग्वेज हो गई, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है वो अपन जानेंगे। उसके बाद में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो चार्जेस जब चलते हैं तो उनके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से बचपन में सबने खेला है ना, तो वो मैग्नेटिज्म के बारे में हम इन दोनों चैप्टर्स में जानेंगे। मैग्नेट्स के बारे में जो बचपन में हम खेला करते थे, मैग्नेट से बहुत मजा आता था, चिपक जाते थे ऐसे करके ना, वो सब कहानी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टर्म है, आपने 10th क्लास में सुना होगा कि किसी सर्किट में करंट चल रहा है तो उसकी वजह से दूसरे सर्किट में कुछ होने लग गया, कुछ होता है ना, वाली कहानी, तो वो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट आता है। अल्टरनेटिंग करंट, अब अगेन हमारे घर में कैसे करंट आ रहा है, हमारे घर में हमारे ऊपर जो लाइट जल रही है कैसे जल रही है, फैन चल रहा है कैसे चल रहा है, क्या अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये अपन जानेंगे। उसके बाद में हमारी आंखों की रोशनी, हमको कुछ भी दिख रहा है, हमको इतनी सुंदर सी दुनिया दिखती है, सुंदर सुंदर लोग दिखते हैं, तो वो सब हम किस टॉपिक में जानते हैं, फिजिक्स के ऑप्टिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स आती है। सुनने में तो लगता है यार एकदम मॉडर्न, ठीक है, लेकिन इतनी भी मॉडर्न नहीं यार, 100-150 साल पुरानी अल्बर्ट आइंस्टीन के टाइम की एक कहानी है। तो इसमें हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, कई चीज़ें पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, और भी हम कई चीज़ें पढ़ते हैं, समय आएगा तो पढ़ेंगे। और फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक अलग तरह की वेव्स होती है, बाद में आपको बताएंगे। और कम्युनिकेशन की यार नेटवर्क कैसे आ रहा है, ये सब चीज़ें हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स में पढ़ते हैं। ये सब कहानी थी। अब अभिजीत भैया आपको मैथ्स के बारे में बात बताएंगे। तो अब करते हैं मैथ्स का। फिज़िक्स तो देख ही लिया आपने, एकदम सिंपल सा है। तो मैथ्स पे आते हैं, क्या कहानी है मैथ्स की। तो इधर लिखा है पूरा, ये पूरा 11th के चैप्टर्स हैं और ये 12th के चैप्टर्स हैं। बस देखते हैं किस चैप्टर में कितना ध्यान देना है और कौन कौन से आसान है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं ये सारे 11th 12th जितना हमको मैथ्स पढ़ना है एकदम इंपॉर्टेंट वाला, वो अगर एक बोर्ड पे आ गया है, मतलब एक बोर्ड पे पूरा लिख दिया गया, तो हमारा दिमाग तो बोर्ड से पढ़ा ही है, उस पर तो आ ही जाएगा आराम से, एकदम आराम से आएगा। तो सबसे पहला सेट्स रिलेशन फंक्शन, बहुत इजी चैप्टर है, मतलब ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा रेंज डोमेन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फंक्शन इसका, क्योंकि फंक्शन का जो अभी हम लोग 11th में पढ़ेंगे वो हमको 12th में थोड़ा सा यूज़ आएगा, थोड़ा बहुत यूज़ आएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 12th का फंक्शन और 11th का फंक्शन थोड़ा रिलेटेड है। और ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगती है कि इसके फार्मूलेज कैसे याद करें, कैसे डिराइव करें, या फिर इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। मेरा फेवरेट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ द फेवरेट्स। और तो इसको मैं ऐसे वे में बताऊंगा कि आपको तुरंत, मतलब पढ़ने के बाद, एक लेक्चर पढ़ने के बाद वो लेक्चर आपको बहुत इजी लगेगा, मतलब वो पूरा चैप्टर ही आपको प्यार हो जाएगा एकदम, मतलब। और अगला क्वाड्रेटिक, सॉरी एक चैप्टर भूल गया यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ लिख दिया। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें आपको 1-2 पैराबोलिक ग्राफ्स पढ़ने हैं और रूट्स ऑफ द इक्वेशंस और लोकेटिंग द रूट, यही सब है, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बार फिर से मेरा फेवरेट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत फेवरेट है। और इसको भी ऐसे वे में बताऊंगा कि बहुत इजी लगेगा, मतलब फार्मूलेज याद नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा ग्राफ से यूज़ होगा और बहुत इजी लगेगा, मतलब अगर आप बोर्ड है, जेई है, जो भी है, बहुत इजी लगेगा। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, थोड़ा लॉजिकल चैप्टर है, मैं भी थोड़ा फंसता हूँ इसमें, लेकिन फिर भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फिर सीक्वेंस सीरीज़, बहुत इजी चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। और बाइनोमियल थ्योरम, सेम, बहुत मज़ेदार है, मतलब लगता है कि बहुत याद करने का है, लेकिन उतना नहीं है। स्ट्रेट लाइंस क्या है, सिंपल तो है, ये स्ट्रेट है, लाइन नहीं है, स्ट्रेट है, लेकिन बस इतना ही है। ये अगर इसको समझ गया कि स्ट्रेट लाइन है तो सब समझ गए। फिर सर्कल आप देख रहे हैं, ठीक, तो सर्कल होगा गोला, सिंपल समझना है, रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया तो सब आप जानते ही हैं, बस उसका थोड़ा सा और डीप में घुसना है। कोनिक सेक्शन में 3 होंगे आपके, पैराबोला एक होगा, एक हाइपरबोला होगा और एक एलिप्स होगा। तो कॉन्सेप्ट्स तीनों के एक ही हैं, मतलब जो टॉपिक्स आप पैराबोला में पढ़ेंगे वो आप एलिप्स में पढ़ेंगे और हाइपरबोला में पढ़ेंगे, बस चेंज हो जाता है। और जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम टैंजेंट से क्वेश्चन आते हैं,
टेंजेंट के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, तो बस उसको एकदम अच्छे से समझना है, मतलब बाकी सारी चीज़ें भी समझनी है लेकिन उसको ज़्यादा अच्छे से समझना है। और लिमिट्स का जो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वो हमको 12th में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में यूज़ आएगा। और लिमिट्स के एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लगभग 3 या 4 तरीके हैं लगभग। उसका एक इजी वे है, एक जुगाड़ वाला तरीका है, एक एकदम परफेक्ट जो बुकिश तरीका होता है वो है। तो ये भी बहुत ईजी लगेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, एक आपको एक ट्रुथ टेबल बस याद करनी हो, मतलब देखनी हो कैसे, समझनी होगी कैसे बनती है, ख़त्म चैप्टर, पूरा ख़त्म। स्टैटिस्टिक्स तो जानते ही हैं, इजी है और क्या। पीएमआई थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि वो 2-3 स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं बस, वो ज़्यादा कुछ नहीं, एक लेक्चर का ये चैप्टर है बस, ज़्यादा ज़्यादा एक लेक्चर। तो ये था 11th की कहानी। अब 12th पे आते हैं। तो 12th में पहला फंक्शन जैसे बताया था, ये दोनों रिलेटेड है, तो इसमें थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। जैसे यहाँ रेंज और डोमेन हमने सिर्फ सीखा होगा, तो यहाँ पर सारे जो ग्राफ होते हैं, मॉडुलस, सिग्नम, जितने होते हैं जो हाई लेवल होते हैं, थोड़े से हाई लेवल होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री थी उसका इन्वर्स हो गया और क्या, बस वही पढ़ना है। साइन का साइन इन्वर्स, कॉस का कॉस इन्वर्स, टैन का टैन इन्वर्स, बस उसी तरह पढ़ना है। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स बहुत सिंपल चैप्टर है, मतलब फंसते हैं बच्चे, फंसते हैं, देखा है मैंने, मेरे क्लासमेट्स फंसते थे। तो लेकिन सबसे इजी चैप्टर 11th 12th में सबसे इजी चैप्टर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, सबसे इजी। और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये लिमिट से थोड़ा सा लिंक्ड है, और इसमें डिफरेंशियबिलिटी में आपको दो ऐसे रूल होंगे वो पढ़ने होंगे, कंटिन्यूटी में भी छोटे से दो तीन रूल ही होंगे वो पढ़ने होंगे, बाकी चैप्टर बहुत हलवा है। डिफरेंशिएशन जो थोड़ा सा बेस बिल्डिंग टाइप का होगा कि हर जगह यूज़ आएगा, इसको पहले ही पढ़ा दिया जाएगा, इसको 12th तक वेट नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन पहले ही पढ़ा दिया जाएगा। और इसको तो आपके फिज़िक्स वाले भैया भी समझाएंगे, अश्विन भैया, क्योंकि फिज़िक्स में भी डिफरेंशिएशन यूज़ आएगा थोड़ा सा। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता ही आता है, जो बड़ा वाला होता है। आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बड़ा वाला एक क्वेश्चन होता है जो कि बहुत इजी होता है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से तो कुछ 2-3 स्टेप्स ही होते हैं जो आपको हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। बस जो वो कॉन्सेप्ट होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ होगा कि इस वे से भी जा सकते हैं, इस वे से भी जा सकते हैं, वो बताया जाएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन फिर मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, और अश्विन का भी फेवरेट चैप्टर है ये वैसे तो। और इंटीग्रेशन, इसमें कुछ फार्मूलेज़ हैं जो आपको याद करने के टिप्स बता दूंगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने के ज़्यादातर क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इस पर। डेफिनेट इंटीग्रेशन इसी का पार्ट है, बस इसमें लिमिट्स लग जाती हैं। जैसे अगर आपने इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, एक बोर्ड बना दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन में होगा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, बस ये आपको बता ही दिया जाएगा। एप्लीकेशन में आपको जो कर्व्स होंगे उसके अंदर का एरिया निकालना होगा, कितना एरिया आ रहा है, यही सब। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका उल्टा समझ लो और क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो और उसको एक फॉर्म में लिख दो तो डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इससे, लेकिन चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। प्रोबेबिलिटी लॉजिकल चैप्टर है, थोड़ी बहुत लॉजिक्स आनी चाहिए मतलब, और थोड़ा सा इसका यूज़ ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लिंक्ड हैं थोड़े बहुत। वेक्टर्स 3D, फिर मेरा 3D मेरा फेवरेट चैप्टर, और वेक्टर्स तो आप पढ़ेंगे फिजिक्स में थोड़ा बहुत, हम भी पढ़ाएंगे। और LPP, वही LPP दोनों मैंने आखिरी में लिखा है, PMI और LPP, क्योंकि दोनों थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, एक लेक्चर्स के चैप्टर्स हैं, और बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन आता है इसमें से। तो बस यही कहानी थी। मुझे जैसा कहा, अगर एक बोर्ड पे आ सकता है तो फिर यार एक दिमाग में तो आ ही जाएगा अपने, इतना सब कुछ है, थोड़ा बहुत निकाल दो इस दिमाग से और ये सब रख लो और क्या। और इस वे में रखूँगा कि आपकी रोम ज़्यादा हर्ट नहीं होगी, थोड़ा सा स्पेस लेगी और सब याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। तो बस मैथ्स की कहानी ये है। तो ये कहानी थी मैथ्स की, जैसा अभिजीत भैया ने आपको बताया, ये कहानी थी मैथ्स की पूरी। अब हम बात करते हैं यार केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है कंपाउंड्स के बारे में डील करना। वेरियस जो हमारे पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी ना, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो किसी ना किसी चीज़ से मिल के बनी, तो उन कंपाउंड्स के बारे में डील करना वो पूरी हमारी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री अब वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए किस सब्जेक्ट में है, वो है केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा थ्योरी देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा चैप्टर 3-3 लाइन भर के चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में। और ये नहीं कि सारे कोई छोटे चैप्टर्स में, बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, महीना लग जाते हैं एक चैप्टर को करने में।
बहुत समय लगता है। बट केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग चैप्टर भी है। अगर किसी कॉम्पिटिशन को देखा जाए तो फिर स्कोरिंग सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री है। क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि इसमें हमको थ्योरी अगर हमने ध्यान से पढ़ी है तो उसके बाद में कम प्रैक्टिस में भी सवाल होने लगते हैं हमारे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम ही प्रैक्टिस करोगे तो सवाल हो जाएंगे, लेकिन बाकी दोनों सब्जेक्ट के रिलेटिवली देखा जाए तो इसमें प्रैक्टिस कम लगती है, ठीक है। और तो केमिस्ट्री जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं, 3 सब्जेक्ट है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उन प्रोसेस कैसे रिएक्शन हो रही है, बहुत सारे प्रोसेस हैं तो वो प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में डील करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में डील करते हैं कि मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है तो उनके कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं, उनके कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कार्बन और हाइड्रोजन और उनके कंपाउंड्स को हटा दिया जाए तो जो पूरी कहानी होती है वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी। और अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है जिसमें हम जानते हैं कि यार कोई अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें प्रोडक्ट कितना लगेगा, कितना काम आएगा, कितना बनेगा, रिएक्टेंट कितना यूज़ होगा। तो ये मोल कॉन्सेप्ट केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मान लो कोई गैस बन रही है, जैसे अभी वाइजैक में गैस रिलीज़ हुई थी स्टायरीन, तो जैसे वहाँ पे क्या बन रहा था, एक पॉलीमर बन रहा था जिसका नाम था 1,3-ब्यूटाडाइन स्टायरीन। वो पॉलीमर बन रहा था, तो वहाँ पे कितनी स्टायरीन गैस लगेगी शादी है, ठीक है, तो वहाँ पे कितनी स्टायरीन गैस लगेगी, कितनी ब्यूटाडाइन गैस लगेगी और कितना मॉलिक्यूल, कितना पॉलीमर बनेगा। तो वो सब चीज़ें जो चैप्टर डील करता है वो चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। और उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम जानते हैं कि यार एटम है तो एटम कैसा है, एटम की हम पीएचडी करते हैं, एटम के अंदर खोल के देखते हैं कि एटम कैसा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं, एटम के हम इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस के बारे में जानते हैं, और एटम में क्या क्या होता है वो चीज़ें जानते हैं। गैसियस स्टेट क्या है चैप्टर, गैसियस स्टेट में जैसे हवाएं उड़ रही हैं तो हमारे कमरे में हवा है ना, तो वो हवा कैसे है और हवा क्या कर रही है, तो वो सब चीज़ें जानते हैं हम गैसियस स्टेट में। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम क्या जानते हैं, हीट के ट्रांसफ़र के बारे में जानते हैं। हीट कैसे इधर उधर हो रही है, हीट कैसे हो रही है, किसी गर्म कुकर को छूने पे हमको गर्मी क्यों लग जाती है, हमारा हाथ क्यों जल जाता है, वो सब चीज़ें देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। और उसके बाद में हम इक्विलिब्रियम में देखते हैं। इक्विलिब्रियम एक केमिस्ट्री का एक टर्म है, तो उसको यहाँ पे समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं कि दो रिएक्शन के रेट्स बराबर हो जाते हैं। 2 रिएक्शन के रेट, कोई भी प्रोसेस है तो वो बराबर हो जाता है। अच्छा, मैं समझाने के लिए ऐसे बोल सकता हूँ कि मान लीजिए कुकर में दाल बन रही है, तो उसके अंदर पहले स्टार्टिंग में पानी रहा होगा जो कि ठंडा रहा होगा, तो उसके बाद में हमने गैस जलाते हैं। गैस जलाने के बाद में क्या होता है, इवेपोरेशन शुरू होता है, और इवेपोरेशन एक बार शुरू होते होते बढ़ता जाता है। उसके बाद में जो गर्म वेपर्स होते हैं वो कुकर के ढक्कन पे जाके ठंडे होते हैं, तो वहाँ पे कंडेंसेशन शुरू होता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे जितना इवेपोरेशन हो रहा होता है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा होता है। तो सिस्टम में पानी का उस टाइम पे वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि पानी जितना गैस बन रहा होगा और वाटर वेपर बन रहा होगा और वाटर वेपर जितना ठंडा हो रहा होगा तो वो चीज़ बराबर हो जाती है। ये इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम के बाद में आते हैं सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम सॉलिड्स के बारे में जानते हैं। तो सॉलिड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे ये सॉलिड है तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉल्यूशन चैप्टर में हम जानते हैं कि जैसे किसी को पानी में नमक घोल दिया तो नमक कितना घुलेगा नमक, और भी कई चीज़ें हम नमक घोल दिया तो उसके बाद में प्रेशर कितना पड़ेगा, अगर नमक को घोल के उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो ढक्कन के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, ये सब चीज़ें हम सॉल्यूशंस में जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, पानी में कैसे कंडक्टिविटी हो रही है, बैटरीज के बारे में हम जानते हैं, तो वो सब चीज़ का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स किसी भी केमिकल इक्वेशन की, केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, किस तरह की कितनी तेज़ रिएक्शन हो रही है, वो चीज़ होती है। क्योंकि कुछ रिएक्शन जैसे होती हैं एसिड बेस रिएक्शंस, वो एकदम तेज़ हो जाती हैं। लैब में देखोगे जैसे एसिड बेस को मिलाया तुरंत एकदम से सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। और कुछ रिएक्शन जैसे कि आयरन की रस्टिंग हो गई तो वो बहुत धीमे धीमे होती है, महीनों लग जाते हैं आयरन की रस्टिंग में, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस, तो इस तरह की बातें हम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। सरफेस केमिस्ट्री में क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री में जैसे कोई सरफेस है, जैसे मेरा हाथ है तो मेरे हाथ के ऊपर क्या हो रहा है, मेरे हाथ के ऊपर मैंने मार्कर लगा दिया तो इसकी इंक यहाँ पे छप गई, तो ये क्यों छप रही है। जैसे बोर्ड में मैंने इंक लगा दिया तो इसके पीछे क्या केमिस्ट्री थी, वो सब चीज़ें हम देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। तो ये यहाँ पे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सफ़र ख़त्म होता है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम तक जो है ये 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री है और ये 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में केमिस्ट्री की, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन और उनके रिलेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे की स्टडी होती है। अब
केमिस्ट्री में एक भगवान टाइप की कम्युनिटी है, भगवान टाइप की, तो उसमें क्या करता है वो रूल्स बना देते हैं। तो जैसे कि हिंदू धर्म में देखो तो भगवत गीता में बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, इस तरह की कहानी है ना। तो केमिस्ट्री के रूल्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे के सारे रूल्स बनाती है। तो उन रूल्स के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे रखा जाता है वो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में देखते हैं। उसके बाद में आता है आइसोमेरिज्म। IUPAC ने नाम बना दिए, IUPAC के रूल्स के हिसाब से अगर 2 कंपाउंड्स थे उनका मैंने नाम रखा और नाम अगर सेम आ गया, लेकिन वो कंपाउंड्स क्या थे, दोनों कंपाउंड्स अलग थे, तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म में। उसके बाद में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें जैसे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और ये हमको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफ़र में हमको मदद करती है। उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म हम सीखते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, रिएक्शन होती कैसे है, आखिर रिएक्शन के पीछे की कहानी क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। रिएक्शन आगे तो इतनी लिखी रहती है, इस तरह की रिएक्शन है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है रिएक्शन में, वो सब चीज़ें हम जानेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। और अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पूरी की पूरी आगे की केमिस्ट्री आसान लगने लगती है, एकदम आसान लगने लगती है। और फिर आप रिएक्शन खुद कराओगे, रिएक्शन आपको याद नहीं करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट बीच में दखलंदाजी करने नहीं आता। कार्बन और हाइड्रोजन की आपस में केमिस्ट्री, आपस में जुगलबंदी, यही है हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद में हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स आते हैं। हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स क्या होते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन में कोई हैलोजन लग जाता है तो उस टाइप के कंपाउंड्स को अपन हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स बोलते हैं। उसके बाद में अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर आते हैं। अल्कोहल तो हर कोई अल्कोहल से वाकिफ़ है, जानते ही होंगे आप लोग भी, तो उन अल्कोहल्स के बारे में हम बात करेंगे। फेनॉल क्या होते हैं, वो स्पेशल टाइप के अल्कोहल होते हैं। और ईथर क्या होते हैं, ईथर होते हैं कि उसमें जब कार्बन कार्बन जुड़ते हैं किसी ऑक्सीजन के थ्रू, जैसे ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे इससे एक कार्बन जुड़ा है, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन से आगे चीज़ें जुड़ी होंगी, तो इस चीज़ को अपन ईथर बोलते हैं, इस ग्रुप के कंपाउंड्स को। उसके बाद में आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसे ये है कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, यहाँ पे अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लग गया तो वो भी एक एल्डिहाइड होता है, कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन है तो वो भी एक एल्डिहाइड होता है, दोनों तरफ कार्बन आ गए तो वो कीटोन कहलाता है। इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसा कि नाम बताता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में वो कंपाउंड, जैसे कोई अगर हाइड्रोकार्बन था या फिर कोई भी कंपाउंड था उसके अंदर अगर नाइट्रोजन एटम आ गया तो उसको अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, शुगर्स और इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स हमारे डेली यूज़ में आते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीमर्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हमने कपड़ा पहना है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरीन का, ब्यूना एस उस पॉलीमर का नाम है, जहाँ पे अभी गैस लीक LG पॉलीमर्स में लीक हुई थी गैस, तो उन पॉलीमर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़ाना की केमिस्ट्री जो है, मतलब जैसे कहीं पे भी केमिस्ट्री है, इंक है तो इंक में क्या है, ये मार्कर है तो इसमें लिखा हुआ है SHV, SVHC फ्री, ज़ाइलिन फ्री, तो ये ज़ाइलिन और SVHC क्या होता है, हमारी रोज़ाना की कंपाउंड्स में क्या होता है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ने के बाद, ऐसा चैप्टर जिसको पढ़ने के बाद में आपको खांसी जुकाम और पेट दर्द की दवाई लेने नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे भी, आप खुद को दवाई देने लग जाओगे। तो इस चैप्टर में आप ये करते हो, ये पढ़ते हैं हम, दवाइयों के बारे में भी पढ़ते हैं और भी बहुत सारी जहाँ पे केमिस्ट्री हमारे कैसे कैसे यूज़ होती है। उसके बाद में आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, पीरियोडिक टेबल क्या है और पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये जानते हैं। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग है, तो केमिकल बॉन्डिंग में कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं, जैसे एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, तो इनके बारे में ऐसे बॉन्ड बन गया, इनका अभी अलग नहीं हो रहे हैं, बहुत ताकत लगाएंगे तभी अलग होगा, ऐसे बहुत ताकत लगाएंगे तब अलग होगा। तो ये बॉन्ड्स कैसे बन जाते हैं, क्यों बॉन्ड्स बन जाते हैं, वो चीज़ पढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस में, एक रेडॉक्स रिएक्शन एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जब टाइम आएगा अपन तब देखेंगे। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस और दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट है, एलिमेंट बोलूँ या मॉलिक्यूल बोलूँ या जो गैस बोलूँ, जैसे ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जैसे जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग हुआ था तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन बनी थी, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल के हीलियम बन गए, हीलियम आपस में बन के बेरिलियम बन गए, इस तरह से पूरे यूनिवर्स का जनरेशन हुआ। तो अभी भी बोला जाता है कि जनरेशन यूनिवर्स जो हमारा ग्रो कर रहा है धीमे धीमे, और अभी भी जो मैक्सिमम 95% के ऊपर जो है हमारे यूनिवर्स में वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कम मिलती है क्योंकि बहुत ही हल्की गैस है, तो ऊपर उड़ जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर रहती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्या पढ़ते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में हमारी दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के बारे में अपन जानते हैं जो है एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
उनके बारे में जानते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बोरॉन फैमिली से लेकर के नोबल गैसेस तक सारे कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। बाकी के जो बचे हुए कंपाउंड्स हैं उनको अपन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आके बांट देते हैं। और ये डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 4 पार्ट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो हम जब आएगा तब पढ़ेंगे। और मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है कि ज़मीन में मेटल पाए जाते हैं, तो ज़मीन से तुमने निकाला, जैसे कहते हैं ना ज़मीन में सोना है, तो ज़मीन में सोना है और उस सोने को कैसे निकालना है, क्योंकि हम सुनार की दुकान पे जाके मिट्टी तो बेच नहीं सकते, हमको सोना निकालना पड़ेगा ना, तो वो सोना निकालने की जो कला है ना, वो मेटलर्जी है। उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है, और वो बॉन्ड ऐसा होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दूसरे को दे दिए, दान में दे दिए। भिखारी वाला काम होता है ना, अमीर आदमी ने भिखारी को दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले जाओ, तो वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है। उसके बाद में आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हमारे आसपास जैसे हमने रेफ्रिजरेटर चलाया तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। आजकल पॉल्यूशन कम हो रहा है तो उससे ओजोन लेयर हमारी दुरुस्त हो रही है। ये सब चीज़ें जो हैं तो वो अपन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये कहानी थी पूरी केमिस्ट्री की। अब मैं अभिजीत भैया को भी बुला लेता हूँ तो हम इसको ख़त्म करते हैं। वेलकम भैया। भैया नहीं यार, हाँ तो बस केमिस्ट्री यही थी और कुछ नहीं है, बस बहुत आसान है। बस आपको मतलब हवा रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हवा रहता है कि भाई बहुत हार्ड है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपके सीनियर्स होंगे वो बोलते हैं यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कुछ नहीं रटने का, ये एक चीज़ है ना, ये आ गई ना तो बस काम ख़त्म है। मतलब पूरा आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल है, मतलब बवाल मचा दिया आप केमिस्ट्री में, ऐसा होगा। और ये वहाँ से मतलब इसमें मास्टर है, समझ लो एकदम मास्टर है, आपको भी एकदम मास्टर ही बना देगा, ख़त्म। और कुछ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में जो कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है, और इक्विलिब्रियम ये थोड़ा सा मतलब ऐसा चैप्टर कि थोड़ा दिमाग आपको खुद से लगाना पड़ेगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पहली बार में नहीं समझ में आएंगी, लेकिन दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, बहुत आसान लगेगा उसके बाद फिर। और जैसे इनऑर्गेनिक में फिर वही, जैसे ऑर्गेनिक में हुआ बना है बहुत हार्ड है, इनऑर्गेनिक में बना है कि यार सब रटना पड़ेगा, कितना याद करोगे, 2 बुक हैं कैसे याद करोगे, तो कुछ नहीं रटना है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको ऐसे वे में बताई जाएंगी कि आप हर चीज़ का एक नया कॉन्सेप्ट ढूंढ के लेके आओ, खुद लेके आओगे। जैसे कोई एक प्रॉपर्टी, जैसे मैं जो फेस किया प्रॉब्लम या फिर ये जो फेस किया होगा प्रॉब्लम, उसमें होता है कि जैसे एक कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ले लो या फिर मेल्टिंग पॉइंट ले लो, किसी भी एक सब्सटेंस का, तो ऑर्गेनिक में उसके लिए 4-5 फैक्टर अलग से हैं, और इनऑर्गेनिक में उसको डिटरमाइन करने के लिए 4-5 फैक्टर अलग से हैं। तो क्या होता है कि एक फैक्टर आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, एक फैक्टर आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, तो सब मिक्सअप हो जाता है मतलब। और जब एग्ज़ाम देने बैठते हो तो वो चैप्टर भी याद आता है, वो चैप्टर भी याद आता है, और टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन नहीं तो होता फिर। उसके लिए क्या है कि अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी हमको ध्यान में आती है तो वो उस प्रॉपर्टी के वो सारे फैक्टर्स जो इसमें यूज़ होंगे, जो इसमें यूज़ होंगे, सब आपको एक ही जगह बता दिए जाएंगे। मतलब उस वे में जिस वे में हमने पढ़ाई की, सब आपको एक ही जगह बता दिए जाएंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी ये कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें मतलब खुद से अगर थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो पूरा मतलब बोर्ड ओरिएंटेड चैप्टर्स होते हैं, जैसे मेटलर्जी हो गया या फिर सॉलिड स्टेट हो गया आपका, ये सारे बोर्ड ओरिएंटेड होते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, मतलब एनसीईआरटी रीडिंग। हाँ, और अगर इसमें आपको एनसीईआरटी गॉड मान लो, गॉड मतलब भगवान है भाई, एनसीईआरटी पढ़ लिए तो भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड छोड़ो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होगा ना तो वो फिर कुछ नहीं है, मतलब खाना खाने में। सबसे इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की किताब जो है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो 4 किताबें हैं, 2 11th की, 2 12th की, वो एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आप एक लाइन पढ़ो, उसके बाद में सोचो कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर ऐसा की जगह ऐसा हो जाता तो क्या होता। एनसीईआरटी की इन डेप्थ रीडिंग करोगे आप तो केमिस्ट्री में आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता। जेई मेन तो मैं क्या, जेई एडवांस भी बोलूँगा मैं, तो मैक्सिमम जो चीज़ें हो जाती हैं वो हो जाती हैं आपकी, कवर हो जाती हैं इसी बुक, मतलब इसी से। तो मतलब आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने को, ठीक, तो वो सब नहीं करना है। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, और फिर प्रैक्टिस आप 5-6 बुक से करेंगे तो कुछ नहीं। ये एनसीईआरटी जो है वो भगवान है। ये देखिए, ये बुक देख लीजिए क्या है। तो बस एनसीईआरटी पढ़नी है और यहाँ के लेक्चर्स देख लेना, तो एनसीईआरटी भी शायद ही पढ़ने की ज़रूरत पड़े, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आप पढ़ोगे तो फ़ायदा मिलेगा आपको। बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ के लेक्चर्स देख लिए तो कॉन्सेप्ट जो है, मतलब वो आप बड़े आंसर लिखने के लिए उसका इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होंगे एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बस केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स सब ऐसे ही है। अगले वीडियो से लेक्चर शुरू हो जाएंगे, जो चैप्टर देखना आपको देखो।
और हमारी विनती तो यही है कि अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं कुछ नया लेके आने की, मतलब स्टडीज़ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की और बहुत ईजी बनाने की, तो आपकी मदद हम कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जितना जो भी आपको मन करे कमेंट करने का करिए, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसमें, या फिर कोई नया चैप्टर आप चाहते हो, कोई नया सब्जेक्ट ही चाहते हो पढ़वाने को, तो वो बता सकते हैं। लाइक कीजिए और सारे दोस्तों को, परिवार वालों को, जितने भी लोग आप शेयर कर सकते हो करो, मतलब जितनों को जानते हो, मतलब बवाल मचा दो एकदम, ठीक। हर स्टूडेंट के पास में पहुंच जाना चाहिए कि कम से कम कोई लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ाई को इस तरह से आसान बढ़ा के पढ़ा रहे हैं, तो आप सबको बताओ। और लाइक ज़रूर कि सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फिर लाइव क्लास तो चल नहीं रही, तो कैसे पता चलेगा कि यार बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब दोस्त हमारे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमको फील होगा कि यार हाँ समझ में आ रहा है, जो कर रहे हैं कुछ अच्छा थॉट है, एक थॉट है, प्लीज़ उसको बढ़ने दीजिए। और बस यही है, लगे रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय।